वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी सेंटर एसएससी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ लूसेंट प्रैक्टिस सेट 4, जो सभी परीक्षाओं, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसका तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? कौटिल्य का। फिर उसके बाद वह शासन कौन सा है जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो था अशोक। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थे कारुबाकी। फिर अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो अर्धमगधी। फिर उसके बाद बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो वो भेजा था तक्षशिला। फिर उसका अशोक में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है? तो वो है अशोक। फिर उस निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। फिर उसका कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विश्व विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपनाया लिया था? तो वो था बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो की थी चाणक्य ने। फिर उसके बाद है सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो है बौद्ध कला का। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक नहीं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो वो है आपका अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी नहीं है? कुणाल। फिर उसके बाद है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? विशाखदत्त। फिर उसके बाद है 90 नंबर। तो विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज्य दरबारी की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। फिर उसके बाद है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो वो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो वो की थी अशोक ने। फिर उसका निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक ने शिलालेख नहीं है? तो वो है पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था 23 नंबर। तो वो था चंद्रगुप्त का। फिर उसके बाद नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो वो किया था मौर्य वंश। फिर उसके बाद है मौर्य वंश। फिर उसके बाद है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। फिर उसके बाद तक्षशिला था। उसके बाद है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वो है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने ही महा फिर उसके बाद है दोस्तों, विशाखदत्त ने ही मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्रकृति है। फिर उसके बाद फिर ऊपर आ जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्ति की थी? तो दक्कन की विजय की प्राप्ति की थी चंद्रगुप्त ने। फिर उसके बाद है मेगास्थनी भारतीय समाज को किस श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो गया है आपको राजनीतिक नीतियों पर। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वो श्रीलंका। फिर उसके बाद है पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उसका पाटलिपुत्र में किस स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी से? बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो वो किया था आपको आजीविकों ने, वो किया था आजीविकों ने। फिर उसके बाद किस अभिलेख से वह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ है? तो वो हुआ है रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख से। फिर उसके बाद 37 में है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वो है भाबरू स्तंभ। फिर उसका सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए को सही से उसको मिलान कीजिए। तो वो है आपका, चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिलान करते हैं। तो ये हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यानी चंद्रगुप्त को बोला जाता है सैंड्रोकोटस। फिर बिंदुसार को बोला जाता था, बिंदुसार को बोला जाता था, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए में भी 2 दिया था और सी में भी 2 है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया, माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद है बी का 3 हो जाएगा अमित्रघात। और फिर उसके बाद अशोक को बोला जाता है प्रियदर्शी और डी चाणक्य को बोला जाता है विष्णुगुप्त। फिर उसके बाद आते हैं 40 नंबर पे कि प्रथम भारतीय साम्राज्य इस स्थापित किया था, तो वो किया था चंद्रगुप्त द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। फिर उसके बाद सांची का स्तूप ने किसने बनवाया था? वो बनवाया था अशोक ने। वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। फिर उसके बाद है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। फिर उसके बाद आता है 44 एंड कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 50 शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए हुए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो प्रायः किसके संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में। तो वही अशोक रहते थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कली को जीतने के बाद क्या किया था? तो उसने भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद है 51 में मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही उन्होंने विकास किया था? तो वो किया था 3 क्षेत्रों में किया था। तो वो संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य, यानी 1 3 और 4 में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है यहाँ पे रीजन पूछा है, एसर्शन और रीजन है। फिर उसके बाद देखिए, तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और रीजन है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। बिल्कुल यही होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या कर रहा है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है। तो उसमें शामिल है दूसरा और 13वां, उसमें शामिल है दूसरा और 13वां। फिर उसके बाद है अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा के अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो वो हो जाएगा वो उसमें बिल्कुल
उसने उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की में मिलता है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो वो है आपका ए स्थापत्य संरचना के भाग में है, जो यूपीएससी 1997 में पूछा गया है। फिर उसके बाद है श्रीनगर की स्थापना किस मोर्च शासक ने की थी? तो वो 57 का हो जाएगा, अशोक ने की थी। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये भी मैच कराने के लिए दिया गया है। 58, तो 58 का हो जाएगा, यानी कि उत्तरा पथ को बोला जाता था तक्षशिला, दक्षिणा पथ को बोला जाता था सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र को बोला जाता था उज्जैनी, और प्राची को पाटलिपुत्र। जो कि ए को ए 1 से, बी को 2 से, और सी को 3 से, प्राची को 4 से किया जाता है। फिर उसका 59 में है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया था अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त। फिर उसके बाद किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो वो है आपका मेगास्थनीज। मौर्य काल में एक्रोनोमई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था गुड़ पुरुष। फिर उसके बाद किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य साम्राज्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो की थी तीस। कौन किए थे? 30 किए थे। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है परिशिष्ट वर्तन। फिर उसके बाद किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ किया जाता है? तो वो किया जाता है आषाढ़ से किया जाता है, यानी जुलाई। फिर उसका निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया जाता है? तो वो किया जाता है चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र। किसको इस चोल को बोला जाता है, ब्राह्मण को बोला जाता है, चोल को बोला जाता है। फिर उसके बाद पांडे को बोला जाता है, सतीय पुत्र को बोला जाता है, और केरल पुत्र को बोला जाता है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वो है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो हुई थी ब्राह्मणी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो वो पाया गया है अफगानिस्तान में पाया गया है। फिर उसके बाद है अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल एक टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं? उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया है। मिर्जापुर के समीप चुनार के खजानों से निकाला गया है। फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है मेगास्थनीज। किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिओकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दक्षिण दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो किया था बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है 13वां बृहत शिलालेख। फिर उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वो था उज्जैन। फिर उसके बाद किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में की थी। फिर उसके बाद 77 में है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वो करता है
कलिंग का पृथक शिलालेख। फिर उसके बाद है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं और मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये है 6वें शिलालेख में निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो वो बताता है ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक राजूक और युक्तक। फिर उसके बाद 79 में युक्तक। विशिष्टि हैं, तो विशिष्टि हैं वेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो वो है स्तंभ। वो क्या है? स्तंभ है। फिर उसके बाद है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वो मिलता है महास्थान यानी बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से। फिर उसका अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसे किया था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। फिर उसके बाद अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी। फिर उसके बाद खरोष्टी लिपि का प्रयोग कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाई का अभिलेख प्राप्त किए गए हैं? सारेकुना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वो विभाजित है कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? तो 15। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र में निम्नलिखित सप्तांग में शामिल थे? तो वो थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। फिर 89 में है किस अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो वो था 89 में मिस्र। फिर उसके बाद किसके शासनकाल में डायमेकस यानी डीमेकस भारत आया था? तो वो 90 का हो जाएगा बिंदुसार। फिर उसके बाद है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है गुर्जरा में। फिर उसके बाद किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो वो है महावंश। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस आधारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणयो अशोक उल्लिखित हैं? तो है 93 कंगन हली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो का सख्त से सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुमित स्टडी सेंटर SSC। थैंक यू।